हाँ मैं समझ गया, अब याद आ गया मुझे। मिठाई मिलेगी भाई। कहाँ गया? एक्सपोर्ट नहीं, मोड किच मोड। बाई चांस आज पीपीटी भी पूरी चैप्टर की है भाई, पता ही नहीं, मतलब मतलब नहीं, इंसिडेंटली ऐसा हो गया। नहीं रेंट बस बाकी में रेंट मुझे तो अभी नीचे आके पता चला है मुझे, ठीक है। तो इत्तेफाक। फर्टिलाइजेशन कल हमने स्टार्ट कर दिया था दोनों बैचों में, रिवीजन कराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया था बेटा, फर्टिलाइजेशन खाली गैमीट का मिलना नहीं है। फर्टिलाइजेशन गैमीट का मिलना, यानी इसको बोलते हैं सिनगैमी। फिर इनके प्रोटोप्लाज्म का मिलना, प्लाज्मोगैमी। फिर उनके न्यूक्लियोप्लाज्म का मिलना, कैरियोगैमी। फाइनली उनके क्रोमैटिन का मिलना, एम्फीमिक्सिस। तब जाकर के एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? आज तो आगे बैठी है, ठीक है। हाँ, तो सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन पूरी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो मैंने बताया था वजानल ट्रैक के अंदर मिलियंस, कितने मिलियन? 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं। नहीं आया क्या? सोचो अपने कितने मैच्योर बच्चे हैं, नीचे नीचे लोग बात करें, सर आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है? मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अरे सर वो सेक्स वाला, समझ में आया? तो टीचर्स को बोलने में भी हेजिटेशन होती है, और तुम पढ़ते हो हर चीजों को, समझ रहे हो ना मेरी बात? समझते हो हर चीजों को। टीचर लोग सोचते होंगे मतलब ये क्या, कैसे पढ़ते होंगे ये, टीचर कैसे पढ़ाता होगा, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? पर हमारे बच्चे तो मेच्योर हैं यार, मेच्योरिटी तो आएगी ना, तुम जिस फील्ड में आ रहे हो मेच्योरिटी नहीं होगी तो कैसे होगा, काम चलेगा? ठीक है, आगे जाकर के तुम जो पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें ट्रीटमेंट करने हैं सारे के सारे। इंसान अपने शरीर को भगवान समझ के तुम्हें देगा कि भाई सही कर दो बस डॉक्टर साहब, ये तो होगा ना। तो ये मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये मैच्योरिटी है तुम्हारे अंदर, ठीक है। जो मुझे भी एकदम गर्व होता है, बच्चे हैं तो ऐसे हैं, ठीक है, गजब। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां मिलियंस स्पर्म एंटर करते हैं, तो एक्चुअल में यूट्रस तक कितने पहुंचते हैं? 10,000। बाद बाकी कहां मारे गए? कहां मारे गए? एसिड के अंदर और मैक्रोफेज के द्वारा। क्लियर है बिल्कुल? पीछे समझ रहे हो ना एकदम? हाँ, एसिड और मैक्रोफेज में मारे गए। फाइनली हमने बात की, फिर भी आगे बढ़ते हैं, फिर 10,000 में से भी मारे जाते हैं मैक्रोफेज के द्वारा, बचते कितने हैं टोटल? 200 से 250। वो जरूरी है भाई, मैंने बताया दोस्त की शादी में नाचने वाले भी चाहिए, ठीक है, तो जरूरी है। वो पहुंचेंगे, उनमें से कोई एक होगा जिसका शादी होगी किससे? ओवा से। नहीं आया क्या? डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, दोनों का मिलन होगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। वो जब जाइगोट बनेगा उस समय एक मैकेनिज्म होती है, मैंने सबसे पहले बताया था, दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट की आपस में फ्यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई? यस, क्योंकि गैमीट का फ्यूजन लॉक एंड की हाइपोथेसिस की तरह काम करता है। हर स्पेसिफिक ताले की एक खास चाबी होती है, ऐसे ही इन गैमीट के पास भी स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। समझ रहे हो? जैसे स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन, तो ओवा के पास फर्टिलाइजिन। जब एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन आपस में फिक्स हो जाते हैं, तभी एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, जो मैं आज कराने वाला हूं। क्लियर है बिल्कुल? कल फर्स्ट वाले बैच में मैंने एग्लूटिनेशन तक बता दिया था, कोई डाउट था? मैंने कहा जैसे ही एग्लूटिनेशन होगा, मेल और फीमेल गैमीट फिक्स होंगे, मिलेंगे, तब जाकर के एक्रोसोमल रिएक्शन ट्रैगर होगी। समझ में आया? अब एक्रोसोमल रिएक्शन ट्रैगर कैसे होगी, अब आ जाओ। हाँ, ये करा दिया था कल मैंने, यहां से एक्रोसोमल रिएक्शन ट्रैगर कैसे होगी। अब देखो, सबसे पहले एक तरफ तो हम बताएंगे स्पर्म, थोड़ा फास्ट बना दे रहा हूं मैं। ये क्या है? स्पर्म। तेजी से रिवीजन भी हो जाएगा उन बच्चों का, मैं रिवीजन और दोनों एक साथ ही करा दे रहा हूं, ठीक है। और स्पर्म के आगे क्या होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होते हैं, बोलते जाओ। स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। और अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर मैं ओवा की बात करता हूं, ओवा की बात करता हूं, तो जोना
पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के नीचे क्या होगा? कोरोना रेडिएटा क्यों होगी नीचे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? पेरी विटलाइन स्पेस। हाँ, इसके ऊपर होगा, आप बोल सकते हो कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, जो ग्रेन्यूलोसा सेल के मॉडिफिकेशन से, रूपांतरण से बनी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर मैं आज से कहूं जोना पेल्यूसिडा के ऊपर क्या लगा होगा? छोटे छोटे प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन, ये क्या है? फर्टिलाइजिन, जिससे कौन आके बाइंड करता है? स्पर्म आके बाइंड करता है, ठीक है। और ये भी मैंने कल आपको बताया था, इनके अंदर क्या पड़ा हुआ है? प्रोक्सिमल, सॉरी, प्राइमरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी अभी आएगी, ठीक है, अभी आएगी, ठीक है। क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमैटिन यहां पर अभी मेटाफेज में अरेस्ट है। क्या है? अरेस्ट इन मेटाफेज 2, अरेस्ट हैं, अभी आगे नहीं बढ़ी कहानी, ठीक है। ये कहानी है इस समय, अभी इस समय, और सारी सेल आपस में जुड़ी हुई है, किसके थ्रू? यहां क्या होगा? हाइल्यूरोनिक एसिड, जो इनको आपस में बांध के रखेगा, लाइक अ सीमेंटम, सीमेंटम, सीमेंटम की तरह, ठीक है। क्लियर है? अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये क्या है? स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन एक्चुअल में क्या कहते हैं इनको? किस तरह के एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइजिंग या हाइड्रोलिसिस जो करते हैं, हाइड्रो एक ही बात है, लाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की बात करूं जो क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी पानी पिला पिला के तोड़ते हैं। नहीं आया क्या? हाँ, सारे एंजाइम, यही नहीं, सारे एंजाइम, ऑल एंजाइम आर पीएच स्पेसिफिक। अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ रखे होगे या पढ़ रहे होगे या पढ़ने वाले होगे, स्पेसिफिक पीएच पर मैक्सिमम ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाते हैं सारे एंजाइम। तभी तो माउथ की पीएच, कितने बार गेम्स में क्वेश्चन आया है कि सिट्रिक एसिड घुला करके पिला दिया जाए, नींबू का पानी पिला दिया जाए, तो बताओ किसके डाइजेशन पर इफेक्ट आएगा? स्टार्च के डाइजेशन पर आएगा, सलाइवरी एमाइलेज काम ही नहीं करेगा। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं, 1 2 3। अब 3 टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो होगा हाइल्यूरोनिडेज, क्या होगा? हाइल्यूरो, एक होगा कोरोना पेनिट्रेटिंग, कोरोना पेनिट्रेटिंग, एक क्या होगा? जूना लाइसिन, क्या बोलते हैं जूना लाइसिन को? एक्रोसिन, ये पूछा गया है। अगर मैं इधर बात करूं तो आप जानते हो ये जो दिख रहा है आपको बीच में एसिड, क्या है ये? ये येलो कलर की सेल्स दिख रही हैं, ये क्या है? ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, क्या है? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। यहां आपको बीच में स्पेस दिख रहा है एक, पेरी, ये क्या नजर आ रहा है आपको? मियोसिस अरेस्ट है, मियोसिस अरेस्ट है इन मेटाफेज 2। ये क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट पोलर बॉडी, कौन सा व्हाइट वाला? अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, एक एक करके अटैक होगा, किसके ऊपर होगा, देखो हाइलोरोनिडेज हाइलोरोनिक एसिड को तोड़ेगा, दीवार हिल जाएगी। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को तोड़ेंगे, एक दीवार टूटी। जोनालाइसिन जोना पेलिसिडा को तोड़ेगा, दूसरी दीवार टूटी। तब जाकर के इस का एंट्री होगी ओवा के अंदर। समझ में आया, ये होती है कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्रोसोमल रिएक्शन। समझ रहे हो, एक्रोसोम में मिलने वाले एंजाइम एक एक करके अपने टारगेट को अचीव करेंगे। कोई डाउट, बढ़ जाए आगे। अब जैसे ही जूना पेरिसोडा डाइजेस्ट होगी तो कुछ ऐसा होगा जैसे कल बताया था मैंने, जैसे एक टायर जब घिस जाता है, हो कट जाता है, तो ट्यूब निकल के बाहर झांकना चालू कर देता है। देखा ना, जब तुम्हारे साइकिल का, कार का, बाइक का, मोटरसाइकिल का टायर घिस जाता है, होल हो जाता है, तो ट्यूब निकल के झांकना चालू कर देता है। ठीक है, उन टायरों में जिनमें ट्यूब पड़ते थे, आज की डेट में ट्यूबलेस टायर हैं। हाँ ठीक है, तो ट्यूबलेस भी जब बेकार हो जाता तो ट्यूब डलवा देते हैं, मैंने भी ऐसे किया था। तो बेकार हो गया तो हमने लाओ भाई ट्यूब डाल दो अब उसके अंदर और चल जाएगा। साइकिल में तो पड़ती ही है ना। हाँ भाई साइकिल में भी आ गए हैं ट्यूबलेस, वो जो मोटी वाली साइकिल आ रही है ना। हाँ हाँ, समझ गए ना मेरी बात। अरे आ रही है, नहीं आ रही है, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर की वजह से क्या होगा, ट्यूब एकदम तेजी से बाहर निकलेगा क्योंकि टायर वहां से हट गया है। कुछ ऐसा ही यहां पर हो रहा है। यहाँ टायर क्या है, जोना पेलिसुडा। जैसे जोना पेलिसुडा डाइजेस्ट होगी, ट्यूब मतलब मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तेजी से ऊपर उठ जाएगी, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग कोन। क्या बोलते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, चलो बहुत बढ़िया। यार कंबाइंड क्लास लग रही है, तो लगी ही नहीं कंबाइंड क्लास। बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं या ज्यादा सीरियस हो गए हैं, सीरियस हो गए हैं, हैं? चुप ये एक नया एनालिस्ट आया, ओवर क्लाउडिंग की वजह चले गए, खाली पढ़िए क्लास, ओवर क्लाउडिंग की वजह चले गए। जिसको पढ़ना होगा ना, क्लास में जगह भी नहीं होगी ना, वो झांक के पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा। जिसको भागना होगा तो वो मौका ढूंढेगा, समझ रहे हो ना, मौका। ओवर क्लाउडिंग जैसे बोल रहा है, ओवर क्लाउडिंग भाई। अब मैं इसको उठा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, क्या स्टेप आएगा अगला। सीधी सी बात है, जोना पेलिसिडा हम डाइजेस्ट करा रहे हैं, इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये झांकना चालू करेगी। अरे भाई देखो, मुझे मुझे ये है कि तुम्हारा अगर ये टॉपिक हो रखा है तो आप रिवीजन कर लो, इसलिए जा रहे हो, रिवीजन करने जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम तफरी करने जा रहे हो सड़क पर तो ये गलत है, ये गलत है। टाइम बर्बाद करने जा रहे हो गलत है, टाइम यूटिलाइज करो ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों से, टाइम को यूटिलाइज करना है तो मैं बस, जितना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। टाइम यूटिलाइज करो बस, तफरी अफरी करने में कहीं टाइम बर्बाद मत करो। इस्लाम में लड़कियां सही होती हैं तो कोई तफरी अफरी नहीं, पढ़ती हैं या फिर क्या, क्या, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ती हैं। दूसरे पे ध्यान है, दूसरा क्या बोले सर, दूसरा बताओ, इंतजार करते हैं कुछ ना कुछ। अपनी जानकारी रखो भाई, जो अपनी जानकारी रख लेगा वो सब सही कर लेगा, जो दूसरों की जानकारी रखेगा कुछ नहीं कर पाएगा। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, देख समझ रहे हो ना, एक फर्टिलाइजिंग कौन बन गया क्योंकि ऊपर से वो डाइजेस्ट हुई। डाइजेस्ट क्यों हुई, क्योंकि ऊपर से भाई स्पर्म भाई था। स्पर्म था तो स्पर्म ने जैसे ही डाइजेस्ट किया एक्रोसोम ने, तुरंत प्लाज्मा मेम्ब्रेन उठ जाएगी और क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजिंग कोन। ये बन गया फर्टिलाइजेशन कोन, बन गया। यहां तक कोई डाउट। जैसे दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म एक दूसरे को
टच करेंगे, टच करते ही मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। क्यों हो रही है डीपोलराइज? क्योंकि मेम्ब्रेन की सरफेस पर मिलने वाले सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। सोडियम चैनल्स के खुलते क्या होगा? सोडियम आयन की एंट्री होगी, और सोडियम आयन की एंट्री होते ही मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। ये सोडियम आयन की एंट्री हुई। चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव अंदर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। बाहर कैसा हो गया? नेगेटिव। यानी मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। यानी ये सोडियम आयन क्या कर रहे हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, इससे क्या होगा? मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। बिकम डीपोलराइज्ड। और मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन एक तरीके से फास्ट ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। नेचर चाहती है ओवा में एक ही स्पर्म एंटर करे, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर गए तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए कहीं न्यूक्लियस डिप्लॉइड की जगह ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड ना हो जाए, तो नेचर ने क्या करना था कि तुरंत ही एक ही स्पर्म एंटर कर पाए ऐसी व्यवस्था करनी थी। तो जो स्पर्म टच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसको तो यहां पर एंट्री मिल जाएगी, पर जैसे ही मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड, क्योंकि मिली सेकेंड में होने वाली प्रोसेस है, तो तुरंत ही दूसरे स्पर्म्स डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन को टच नहीं कर पाएंगे, यानी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। पर ये बहुत मिली सेकेंड में होने वाली प्रोसेस है, तो मेंटेन भी बहुत कम समय के लिए होती है। इसके लिए हमें एक परमानेंट मैकेनिज्म भी चाहिए, पर हमें टाइम मिल जाता है तब तक जब तक ये डीपोलराइजेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। इट इज अ फास्ट ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो एक तरीके से जोना रिएक्शन हो रही है जो तेजी से पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम कर रही है। यहां तक कोई डाउट? अब हम बात करेंगे स्लो ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है, यानी जब तक ये मेंटेन है तब तक हमें कुछ ऐसा काम करना है, यानी जैसे सेना अटैक कर रही है तब तक टेम्परेरी हमने पैदल सैनिक लगा दिए थे कि भाई तुम थोड़ा रोको इनको, इतनी देर के लिए रोको कि हम किले की दीवार बना दें। एक बार किले की दीवार बन जाएगी तो परमानेंट हम इनकी एंट्री को रोक पाएंगे। ठीक है, पर टाइम लग रहा है उसको बनने में। तब तक पैदल सैनिकों को लगा दिया है कि भाई तुम जितना हो सके रोक लो, इनको फेस कर लो। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन चल रहा है। जब तक डीपोलराइजेशन होता है तब तक फास्ट ब्लॉक चल रहा है, तुरंत ही स्लो ब्लॉक चालू हो जाता है। टाइम लगता है पर परमानेंट सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन कैसे है? ऐसे है, ऐसे है। जोना पेलोसिटा, जोना पेलोसिटा के नीचे क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में क्या था? पेरीविटलाइन स्पेस। अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे आपको, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, वेसाइकल्स हैं। इन वेसाइकल्स के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। अंदर क्या थी ये आप जानते हो? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां ये नहीं होगी वहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, और दोनों ही जगह कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। तो एसआर है जिसमें कैल्शियम आयन ऑलरेडी पहले से भरे हुए हैं, और इसमें मसल्स में मैंने बताया भी था कि इसके पास चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल्स होते हैं? कैल्शियम चैनल्स होते हैं। वोल्टेज गेटेड होते हैं, लिगैंड गेटेड होते हैं? वोल्टेज गेटेड होते हैं। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, तो ये डीपोलराइज सिग्नल यहां से कहां पहुंचेगा? सीधा यहां पहुंचेगा। ये है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर के पास आएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगा। जैसे यहां पहुंचा कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, कैल्शियम आयन कहां आएंगे? बाहर। जैसे ही कैल्शियम आयन बाहर आएंगे, कैल्शियम आयन एक्ट है सेकेंडरी मैसेंजर। याद हो
न्यूरॉन्स के अंदर प्री सिनेप्टिक नोब के अंदर कैल्शियम जब आते हैं तो वेसिकल्स की क्या कराते हैं, एक्सोसाइटोसिस। यहां पर भी कुछ ऐसा ही ये करने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर है ग्रेन्यूल्स, इनमें है ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स को पेरीविटलाइन स्पेस में डालना है जिससे एक परमानेंट लेयर बन जाए। तो इसके लिए कैल्शियम आयन क्या काम करेंगे, ये कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन क्या काम करेंगे, वसाइकल से कहेंगे कि भाई एक्सोसाइटोसिस करो, क्या करो, एक्सोसाइटोसिस करो, और अपने ग्रेन्यूल्स को उडेल दो इस पेरीविटलाइन स्पेस में, और एक परमानेंट दीवार बना दो जो अगेन पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर पाए, रोक पाए। कोई डाउट? तो हो क्या रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है। क्या हो रही है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्लियर? और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस क्या करती है, ये भी प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी से रोकने का काम करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है एक्सोसाइटोसिस ऑफ, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कोई डाउट? इसके अलावा ये कैल्शियम काइन क्या काम करते हैं, ये जो मेटाफेज अरेस्ट थी, समझ रहे हो, उसको एनाफेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी हाँ, वो मॉलिक्यूलर बेस पे नहीं जा रहा मैं, अरेस्टेड मेटा फेज सेकंड जो थी, इसको एनाफेज सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एनाफेज सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये कैल्शियम आयन, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इसकी अपनी एक मैकेनिज्म होती है, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं जाकर के, और डाइजेस्ट कौन करता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी एक तरीके से कुछ प्रोटीन बना देते हैं, वो प्रोटीन मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को खा जाती है, समझना मेरी बात, जिससे कि डिसजंक्शन चालू हो जाता है, सिंपल। पर उतना जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि अरेस्टेड मेटाफेज कन्वर्ट इनटू एनाफेज, ये काम करते हैं कैल्शियम आयन। और एनाफेज में आते ही आप जानते हो क्या मैकेनिज्म होगी, जैसे ही एनाफेज में आएंगे दो चीजें बनेंगी, ठीक है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ नंबर वन सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, और किसका, ओवा, ओवा, ओवा का फॉर्मेशन होगा जो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। फिर सेकंड पोलर बॉडी भी वहीं पहुंच जाएगी जहां फर्स्ट पोलर बॉडी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी यहां थी, सेकंड भी यहां आ गई एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। और अंदर आगे की मैकेनिज्म मैं बता देता हूं एम्फीमिक्सिस में, हाँ, सब होगा सारा। एनाफेज का मतलब है मेटा के बाद एना के बाद पूरी होगी, पूरी मेटा वायरस थी ना। पहली पोलर बॉडी बैठी थी यहां पर, ठीक है, स्पर्म एंटर कर चुका है पूरा का पूरा, इसके एंटर करने के बाद ओवा के अंदर मैंने बताया एनाफेज चालू हो चुकी है, ये दूर दूर जा रहे हैं क्रोमैटिन, और फाइनली स्पर्म का न्यूक्लियस, सब चीजें डिजेनरेट कर जाएंगी, स्पर्म का अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, और ओवा का न्यूक्लियस ये रह जाएगा, और पहली पोलर बॉडी थी, दूसरी भी एक्सोसाइटोसिस से यहां से यहां ट्रांसफर कर दी जाएगी, दूसरी पोलर बॉडी भी यहां पहुंच गई। अब दोनों प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, ये और ये,
फ्यूज करके इनके क्रोमेटिन भी आपस में फ्यूज कर जाएंगे, इसके क्रोमेटिन फ्यूज कर जाएंगे, फाइनली क्या बन जाएगा, जायगोट। इसको बोलते हैं एम्फी मिक्सिस, दोनों के दोनों क्रोमेटिन मिक्स कर रहे हैं, एम्फी मिक्सिस हो रही है। पोलर बॉडी कहां पहुंच गए दोनों के दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी पेरीविटलाइन स्पेस में, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी पहुंच चुके हैं कहां पर, पेरीविटलाइन स्पेस में। ये मेल का प्रो न्यूक्लियस है, ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस है। दोनों फ्यूज करके जायगोट बना देंगे, और जायगोट में आगे जाकर के क्लीवेज विदलन स्टार्ट होंगे। यानी एक जायगोट 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो, एक सॉलिड बॉल बनेगी, इसको हम मॉड्यूला बोलते हैं। क्या बेटा, प्रो का मतलब ऐसा न्यूक्लियस की फॉर्म जिसमें क्रोमेटिन बिल्कुल लूज फॉर्म में है, ठीक है, एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं है। जो एम्फी मिक्सिस करने वाले हैं बिल्कुल लूज अनकॉइल्ड हो चुके हैं, मैं उठा लूंगा, अनकॉइल्ड हो चुके हैं, लूज हो चुके हैं, बिल्कुल अनकॉइलिंग हो चुकी है उनकी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? एम्फी मिक्सिस के बाद फाइनल जायगोट बन जाएगा। अब क्लीवेज चालू होगी। अब क्लीवेज और माइटोसिस में अंतर क्या होता है भाई, क्लीवेज और माइटोसिस में अंतर क्या होता है? माइटोसिस की अगर मैं बात करूं तो माइटोसिस के केस में आपको याद होगा, पहले सेल अपने साइज को बढ़ाती है, फिर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। भाई माइटोसिस में क्या होता है, एक नॉर्मल मदर सेल है, पहले साइज को बढ़ाएगी, फिर 2 बराबर की साइज में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये सेल अपने साइज को बढ़ाएगी, फिर 2 बराबर की सेलों में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी पेरेंटल सेल और डॉटर सेल का साइज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। वो तब रहेगा जब सेल का साइज बढ़ेगा। और सेल का साइज किस फेज में बढ़ता है, G1 G2 फेज, गैप फेज, गैप फेज 1, गैप फेज 2, या इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं, ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 2, ठीक है, जिसमें सेल तैयार होती है, ठीक है, डिवीजन के लिए। पहली G1 के जो फेज होती है उसमें सेल तैयार होती है डीएनए को डिवाइड करने के लिए। जो दूसरी G2 फेज होती है उसमें सेल तैयार होती है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए। 2 डिवीजन होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। पहले क्रोमोसोम या जो न्यूक्लियस है वो डबल होता है, फिर सेकंड डिवीजन के अंदर साइटोप्लाज्म डबल होके डिवाइड करता है, समझ रहे हैं, 2 सेल बनते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, ये आप साइटोलॉजी में शायद सभी पढ़ चुके हो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि नॉर्मल सेल जब डिवाइड करती है, नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड करती है, ये पेरेंटल सेल है, जब इसको डिवीजन करनी होगी तो साइज को बढ़ाएगी, साइज को बढ़ाने के बाद फिर से 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। ये तो होता है, अरे हाँ या ना, नॉर्मल सेल डिवीजन में ऐसा ही होता है। और एक सेल अगेन 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि पेरेंटल सेल डॉटर सेल के साइज को सेम रखना है, इसलिए मजबूरी है इनको अपने साइज को बढ़ाना पड़ेगा। ये नॉर्मल नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होती है। और आप जानते हो सेल का साइज जब बढ़ता है वो कौन सी फेज होती है, G1 फेज होगी या G2 फेज होगी। इसको ग्रोथ फेज फर्स्ट एंड सेकंड बोलते हैं, क्लियर है। इसी में सेल अपने साइज को बढ़ाती है, ये बेसिक सबको पता है। पर क्लीवेज में ऐसा नहीं है। अगर मैं क्लीवेज की बात करूं तो क्लीवेज के अंदर क्या हो रहा है, मानो एक सेल है, ये मानो एक सेल है, समझना समझना, एक सेल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, 1 से 2 बन गए, समझना, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए। हर बार सेल का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ऑल ओवर साइज तो उतना ही है ना, ठीक है। अब 4 से कितने बन गए, 8 बन गए, 4 से 8 बन गए। यानी सेल का साइज छोटा होता जा रहा है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता जा रहा है। नहीं आया क्या, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये जायगोट है। ये 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है,
ये 8 सेल या 16 सेल स्टेज होती है, जिसको हम मॉर्यूला बोलते हैं। समझ में आई है नहीं आई? ध्यान से देखोगे, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है? न्यूक्लियो अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है? भाई न्यूक्लियस बढ़ता जा रहा है, साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है या कांस्टेंट है? सेल के हिसाब से देखोगे साइटोप्लाज्म कम हो रहा है, पर ऑल ओवर साइज के हिसाब से देखोगे साइटोप्लाज्म तो कांस्टेंट है, पर न्यूक्लियस बढ़ता जा रहा है। ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे कांस्टेंट है, तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं पर साइज ऑफ सेल घट रहा है। भाई नंबर बढ़ रहे हैं, साइज घटता नहीं जा रहा है। ऑल ओवर साइज कांस्टेंट है। आई या नहीं आई? ये प्रोसेस चलती है, तब तक चलती है जब तक कि ब्लास्टोमियर, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे सेल्स जो हैं, ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर का साइज हमारी नॉर्मल सोमैटिक सेल्स के साइज के बराबर ना हो जाए। जो बॉडी की नॉर्मल सोमैटिक सेल्स का साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, जब तक कि इन सेल का साइज उनके बराबर ना हो जाए, ये डिवीजन चलती रहेगी। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब तक सॉलिड बॉल, 16 सेल वाली सॉलिड बॉल बन रही है, तब तक ये क्लीवेज चलती रहेगी। क्लियर है? बिल्कुल 16 सेल स्टेज तक। ह्यूमन में 16 सेल स्टेज होते हैं, पर अदर एनिमल्स की बात करें तो कहीं आपको जैसे रैबिट पढ़ते हो तो रैबिट में 32 सेल भी होते हैं, ठीक है, पर ह्यूमन में 16 सेल लास्ट होते हैं। इसके ऊपर नहीं आता है, इसके ऊपर जाते ही ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जो मैं बताऊंगा अभी, जिसका इम्प्लांटेशन होता है। तो ये समझ में आई क्लीवेज है क्या? यानी अगर मैं क्लीवेज की बात करूं तो यहां पर आपको G1 G2 फेज क्या है, यहां पर एब्सेंट है, ठीक है, ग्रोथ लिखा तो है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज क्या है? रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट, जहां क्या हो रहा है, यहां एक सिंगल सेल जाइगोट कन्वर्ट हो रहा है मल्टी सेलुलर मॉर्यूला। कोई डाउट? अगर क्लीवेज की बात किया जाए, एनसीईआरटी के पॉइंट नहीं है पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चंस को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। ड्यूरिंग क्लीवेज टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू बोथ ग्रोथ फेज। G1 G2 क्या है यहां पर? एब्सेंट। कोई डाउट? भाई टोटल साइज कांस्टेंट है, टोटल साइज कांस्टेंट है, कोई ग्रोथ फेज होती तो साइज बढ़ता ना। आई नहीं आई? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है? यस, एस और एम, एस और एम, एस और एम, एस और एम। न्यूक्लियस बढ़ता जा रहा है, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, चार हो गया, 8 हो गया। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ रहे हैं पर साइज ऑफ ब्लास्टोमियर घट रहा है। क्लीवेज एंड कब होते हैं? जब तक कि एक सॉलिड बॉल मॉरुला नहीं बन जाता। 8 से 16 सेल स्टेज बनने के बाद क्लीवेज रुक जाती है। ये बेसिक समझ में आया नहीं आया? बहुत बेसिक बात है। डिफरेंस बताना था मुझे, क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन में अंतर क्या होता है। ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन है जिसमें G1 G2 फेज नहीं होती, ठीक है, इनिशियल फेज में होती है, जब तक कि जाइगोट को हम 8 to 16 सेल में कन्वर्ट नहीं कर देते, इसको हम क्लीवेज बोलते हैं। जिसके अंदर ग्रोथ फेज नहीं होती, इसलिए सेल का साइज हर बार घट रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है, क्रोमोसोम कंटेंट बढ़ रहा है, ऑल ओवर एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट है। कोई डाउट? केमिस्ट्री क्लास में ऐसा ही होता है क्या, भीड़ होती है? सर्विसरी क्लास में क्या होगा, भरेगी या ऐसी रहेगी? तो ठीक है, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे वो तो। हाँ, क्या? हाँ तो कम से कम भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स तो तुम्हारा कम से कम भरा रहे लास्ट तक। चलो
ये बस नॉलेज के लिए डाल दिया है मैंने एक डायग्राम। भाई जायगोट है 2 सेल 4 सेल, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स क्या बना रहे हैं, आगे जाके ब्लास्टुला बनाएंगे, पर यहां तक क्या होता है, मोरुला होता है। यहां तक क्या होगा, मोरुला। जब तक कि मैं जब तक कि मैं 8 और 16 सेल की बात करता हूं, 8 या 16 ब्लास्टोमियर, इसको आप क्या बोलोगे, मोर्यूला। फिर मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टो क्या अंतर होता है ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट में, बताया था मैंने, हाथ उठाओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टुला और सिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट? नहीं, ब्लास्टुला में कैविटी बन जाती है, ब्लास्टोसील के बनते ही आप ब्लास्टुला बोलोगे, ये ब्लास्टोसील है। ब्लास्टो, जैसी ब्लास्टोसील बनी ब्लास्टुला बन गया। पर ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट में अंतर क्या है, जब तक जोना पेलिसिडा इसके बाहर है तब तक ब्लास्टुला, और जोना पेलिसिडा को छोड़ के बाय बाय के बाहर निकल गया लाइक अ सिस्ट, सिस्ट को अलविदा कह के ये लार्वा की तरह बाहर निकल रहा है, समझ रहे, हैचिंग हो रही है। अब बोलोगे इसको ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज होती है जिसका इंप्लांटेशन होता है, जो यूट्राइन वॉल से अटैच होता है, वो है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला का इंप्लांटेशन नहीं होगा, इंप्लांटेशन हमेशा सिस्ट का होगा। समझ में आया? तो कैसे, एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम ना लेकर के ये डायग्राम डाल दिया थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा था इसलिए, तो मैं एनसीईआरटी वाला ही बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी का सेम ऐसा ही है, थोड़ा रंग बिरंगा था इसलिए थोड़ा सा मैंने ले लिया, ठीक है। अब समझना, एक्चुअल में एकदम जायगोट नहीं बनता, यहां पर जायगोट के बनने से पहले ही क्लीवेज चालू हो जाते हैं, समझना। जैसे भाई यहां से कौन निकला, सेकेंडरी oocyte, यहां से कौन आ रहे थे, स्पर्म। क्या हुआ एम्पली रीजन में, फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होते ही, ठीक है, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट बनने से पहले ही क्लीवेज चालू हो जाती है। एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले दिन के अंदर क्या होगा, 1 सेल कन्वर्ट इनटू 2 सेल, 2 सेल स्टेज आ जाएगी, ठीक है, 2 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। दूसरे दिन 2 से 4, तीसरे दिन 4 से 8, समझ रहे, अर्ली मॉरुला बोलेंगे। और चौथे दिन 8 से 16, 16 सेल स्टेज। क्या कह रहे हो, अरे ब्लास्टोमियर इन सेल्स को बोलते हैं, इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेल ब्लास्टोमियर्स हैं, क्लियर है। पर यहां तक ध्यान से देखोगे तो इन सब के बाहर एक लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। जब तक जोना पेल्यूसिडा है, अब नेचर ने ऐसा क्यों किया, क्यों बनाई जोना पेल्यूसिडा इतनी देर तक, नेचर चाहती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो जाए, यानी इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन पार्ट ना हो जाए। अगर ये जोना पेल्यूसिडा नहीं होती तो सोचो क्या होता, हो सकता है यहीं चिपक जाता है फेलोपियन ट्यूब में, यही एम्ब्रियो बनना चालू हो जाता। पर नेचर ने कहा कि यहां ना अटैच हो जाए, एम्ब्रियो बनना चालू ना कर दे फेलोपियन ट्यूब में, इसलिए जोना पेल्यूसिडा को भाई मेंटेन करके रखो, इसको हटने मत दो, इसको तब हटाएंगे जब ये यूट्रस के अंदर जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, कहां पर, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, इसको नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एबॉर्शन होगा, एबॉर्शन करना पड़ेगा। आजकल ये बहुत हो रहा है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है।
क्यों कॉमन है? एल्कोहल फैशन में आ गया है भाई। जो अल्कोहल नहीं पीता उसको गिरा माना जाता है कि लोअर लोअर कैटेगरी का इंसान है। जो स्मोकिंग नहीं करता थर्ड क्लास है ये तो। मतलब एक नई सोसाइटी बनी है, वो सोसाइटी अपने को हायर समझती है और ऐसे लोगों को बड़ा गिरा हुआ समझती है। समझ में आया? अब एक्चुअल में जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपनी सोसाइटी नहीं बना पाते, वो अपने को अलग ही समझते हैं कि बस ठीक है हम जैसे हैं ठीक है। इस चक्कर में दूसरे टाइप के जो सोसाइटी है ना वो डोमिनेट कर जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, अच्छे लोगों को भी ग्रुपिज्म करनी चाहिए थी, ठीक है, और कटाक्ष करना चाहिए था ये गलत सोसाइटी है, ये ड्रिंक कर रही है, ये स्मोकिंग कर रही है, ये गलत सोसाइटी है। नहीं आई क्या? सब सारा तेरी तरफ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या पीछे वाले? पक्का? क्या जायगोट? बना ही नहीं जायगोट, बनने से पहले क्लीवेज चालू हो गई, बना ही नहीं। समझ रहे हो? बनने से पहले ही क्लीवेज चालू, सच कह रहा हूं, बनने से पहले ही क्लीवेज चालू हो जाती है। जायगोट डिप्लॉयड स्टेज को बोलते हैं, जब 2n स्टेज सेल होती है उसको जायगोट बोलते हैं। आई, दो हेप्लॉइड सेल मिक्स होते हैं, एम्फी मिक्सिस होती है तब जायगोट बनता है, और एक्चुअल में जायगोट बना उससे पहले ही क्लीवेज चालू हो गई, बनेगा ही नहीं। मतलब मान लो कि जायगोट बन गया, रियलिटी के अंदर जायगोट के बनते ही क्लीवेज चालू हो जाती है, सेग्रीगेशन चालू हो जाता है। जायगोट पहले ही ना बना, जायगोट बना ही नहीं। देखो जैसी फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा, तो इधर तो एक तो पोलर बॉडी चलेगी बाहर, इसका प्रोन्यूक्लियस वो प्रोन्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, जायगोट बनने से पहले फ्यूज करते ही अगेन सेल डिवीजन चालू हो जाएगी, माइटोटिक डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। रियल लाइफ के अंदर जायगोट नहीं बन पाता। बच्चों को बता देते हैं कि जायगोट बन गया, अब क्लीवेज चालू हो रही है, क्योंकि बच्चे की समझ अभी तो नहीं है। रियल लाइफ के अंदर जायगोट बनते ही मतलब वो क्लीवेज चालू हो जाती है तुरंत ही, वो क्लीवेज चल रही है। हाँ, तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे रियल लाइफ के अंदर। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब यहां तो जोना पेलिसिडा है, दिख रही है आपको, पर नीचे नीचे नहीं दिख रही होगी, यहां ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट एकदम तैयार है इम्प्लांटेशन के लिए। तो इसके हटने से इसकी जो रिएक्शन जो मैकेनिज्म है, इसको हैचिंग बोलते हैं, यानी इसका इसमें कन्वर्जन हैचिंग कहलाता है। कैसे जोना पेलिसुडा को छोड़ करके ये बाहर निकलता है, ये पूरी मैकेनिज्म है। कैसे ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, लाइका जैसे कोई एग के फटने से लार्वा बाहर निकलता है ना, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 ना, ऐसी मैकेनिज्म होगी ये भी। बिना हाईली वेस्कुलर पार्ट तो ये भी होता है ना, ये पूरा एंडोमेट्रियम से मतलब नहीं है, मतलब है ये पूरा हाईली वेस्कुलर है, ये ऊपर तक हाईली वेस्कुलर होता है, यहां तक ऊपर तक ये पूरा हाईली वेस्कुलर पार्ट है। तो कभी कभी यहीं पर ही चिपक के रह जाता है, यहां पर ये सही जगह नहीं है, कभी कभी सर्विक्स में पहुंच जाता है, नीचे से फ्लूइड ना बनाओ तो ये सीधा नीचे चला जाएगा, यहां चिपक जाएगा जाकर के। एंडोमेट्रियम सही मायने में बेबी का प्लेसेंटा बनाती है, ये प्लेसेंटा में चिपक गए, बस ग्रोथ हो रही है, अब समझ रहे हैं मेरी बात, पर वो हो ही नहीं पाएगी आगे, नेचुरल प्रोसेस थोड़ी ना है वो, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन पार्ट। कभी कभी इतना छोड़ो, ये मतलब यहां पर भी चिपक सकता, कहीं भी अटैच हो सकता है, कहीं पर भी, कहीं पर भी, पर उससे एम्ब्रियो नहीं बनेगा। हो सकता है ये एग अंदर जाए ना, बाहर ही चिपक जाए ऐसे करके। समझ में आया? कुछ भी हो सकता है।
पर एक्चुअल में जो ये चीज तो बहुत रेयर मिलती है, मेनली फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर कोई फीमेल स्मोकिंग करती है या कोई इन्फेक्शन है, उसको सिलियरली मूवमेंट स्लो हो गया, आगे मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगी। समझ में आया? चलो, यानी सबकी एक समय अवधि है, उस अवधि के अंदर इसको हटना है, इसको इसमें कन्वर्ट होना है, ठीक है। और लगभग 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन। 7 से 10वें दिन के बीच में इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली मैकेनिज्म क्या है, हैचिंग। तो हैचिंग क्या होती है, हैचिंग देख लो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जोना पेल्यूसिडा। जैसे ही मोरुला, मोरुला कहां कूदेगा, जैसे ही मोरुला कूदेगा किसके अंदर, यूट्राइन मिल्क के अंदर, तो यूट्राइन मिल्क अंदर आना चालू कर देगा। यूट्राइन मिल्क अंदर आना चालू कर देगा, अंदर एक फ्लूइड भर जाएगा और सेल सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और एक कैविटी बन जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और सारी सेल एक जगह एक्यूमुलेट हो गए, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। कुछ सेल चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ऐसी सेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टूला। क्या बोलेंगे, ब्लास्टूला। पर जोना पेल्यूसिडा है इसके पास। जोना पेल्यूसिडा है और नीचे ट्रोफोब्लास्ट, सेल्स ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। सेल दो पार्ट में टूट गए, ट्रोफोब्लास्ट बना लिया उन्होंने और एक इनर सेल मास बना लिया उन्होंने, इनर सेल मास। यानी एक सारे स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल का मतलब है टोटीपोटेंट सेल, जो पूरे एम्ब्रियो को बना सकते हैं। हर सेल में एम्ब्रियो बनाने की क्षमता है। अगर आप साइंटिस्ट होते तो इस स्टेज को आप टेस्ट ट्यूब में बना पाते, अभी पढ़ाऊंगा आगे मैं। फिर टेस्ट ट्यूब में आप इन 32 सेल को अलग, सॉरी 16 सेल को अलग अलग कर लेते, फिर उन 16 सेल को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में फिर डाल देते, फिर 16 क्या बन जाते हैं आपके पास, मोरुला। फिर उन 16 मोरुला में से फिर तोड़ते हर सेल को, फिर और टेस्ट ट्यूब में डालते। ऐसे ही आप लाखों मोरुला बना लेते, सारे के सारे मोनोजाइगोटिक होते। समझ में आया? अगर आपका दिमाग शैतान वाला होता तो। फिर क्या करते आप, बहुत सारी फीमेल्स को की किडनैपिंग करते हैं, सबके यूट्रस में एक एक क्या डाल देते, मोरुला। और अपने ही जैसे आप क्लोन की फौज बना लेते हैं। समझ रहे हो? फिर किसी को मालूम पड़ता तो आपको भी मार दिया जाता और आपके सारे क्लोन को मार दिया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी परमिशन नहीं देती। समझ रहे हो? ह्यूमन जीनोम पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तभी तो एथिकल कमेटी बनाई गई, जो मैं बायोटेक में पढ़ाऊंगा आपको। समझ रहे हो? पर हो सकता है, विचार किया जाएगा। एक मूवी थी, उस मूवी में क्लोन ने ओरिजिनल को ही मार दिया। याद आया? कोई मूवी थी ऐसी, रोबोट शायद, तो क्लोन ने ही ओरिजिनल को मार दिया। उनने कि साला ये क्या कर रहा है, इसने मुझे बनाया है, ठीक है, तो हटाओ उसको। समझ में आया? तो ये भी ध्यान रखना अगर विचार किया जाएगा तो। जो वास्तविकता है उसमें रहो, ज्यादा बेटर है। तो भाई आ जाओ यहां पर, ये क्या बन गया, ब्लास्टूला। बाहर क्या है, जोना पेल्यूसिडा। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। अंदर कौन है, इनर सेल मास। ये क्या नजर आ रही है, ब्लास्टोसील। यहां तक बता, कोई डाउट? अब प्रोसेस होगी हैचिंग। यहां ट्रोफोब्लास्ट जो है ना, वो लाइटिक एंजाइम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, रिलीज
लाइटिक एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो किसी भी टिश्यू को डाइजेस्ट कर सकते हैं और इसी की वजह से इम्प्लांटेशन होता है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, आज कच्चा दलिया पी के आया हूं मैं। कच्चा दलिया पी सकते हो? पी लेते हो दलिया? बताओ, ऐसे गेस्ट हाउस में रहते हैं ना, गैस है नहीं हमारे पास, इंडक्शन है, लाइट चली जाती है तो हम इंतजार करते हैं लाइट कब आएगी। समझ रहे हो? आज इंडक्शन ही खराब हो गया। ठीक है। हाँ, तो उसने दूध रखा था, थोड़ा दूध तो गर्म हो गया था, ठीक है, फिर इंडक्शन खराब हुआ, फिर दलिया नहीं होता, दलिया तो जानते हो ना, गेहूं को तोड़ के फिर दूध में दलिया डाल के ऐसे चीनी घोल करके पी के चले आए। तो गेहूं मतलब सजा था, गेहूं चला गया। ये समझ में आया? गेहूं पकाया जाता है पहले। तुम थोड़ा बहुत जानते हो नहीं जानते हो? सब जानते हो? हाँ भाई, बहुत हेल्दी होता है, सुबह सुबह दलिया एक कटोरा भर के पी के आया करो। विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी डाइट है। आई है नहीं आई? आ रही है? एकदम मुद्दे से हट जाते हैं। ठीक है, रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा तुम रिलैक्स हो जाओ और तुम्हारा दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है, एकदम लीक से हट जाते हो। करें स्टार्ट? तो भाई अब क्या होगी? हैचिंग। करा दें हैचिंग? हैचिंग में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या रिलीज करेगी? लाइटिक एंजाइम। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम रिलीज कर देगी, जूना पेल्सुडा डाइजेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट। ये डाइजेशन हो गया, टूट गई, डाइजेस्ट हो गई। अंदर कौन था? अंदर कौन था? सिस्ट। ये धीरे धीरे निकलना चालू करेगा बाहर, मौके का फायदा उठा, प्रेशर तो था ही ना। ये ट्रोफोब्लास्ट धीरे धीरे निकलना चालू कर देगी बाहर। और अंदर कौन था? इनर सेल मास। ये इनर सेल मास मतलब स्टेम सेल, टोटीपोटेंट, ये सब सेल ही तो है। गलती से भी एक भी सेल बाहर निकल गई, नहीं आया क्या? एक भी सेल बाहर निकल गई गलती से तो लब कुश बन जाएंगे। समझ में आया? लब कुश जानते हो कौन है? ट्विंस। समझ में आया? ट्विंस बन जाएंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। पर हमेशा ट्विंस के अंदर एक थोड़ा डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, एक थोड़ा हिस्ट पुष्ट होता है, एक कमजोर होता है। हमेशा उनमें से भी एक थोड़ा सा हेल्दी है, एक वीक है। पहचान में आते हैं, मतलब उनकी हेल्थ की वजह से, उनकी बहुत सारी चीजों में पहचान में आते हैं, पर हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस। पर तुम देखोगे, तुम आइडेंटिफाई कर लो ये अलग है, ये अलग है। समझ रहे हो? क्योंकि डोमिनेंस, नेचर नेचर चाहती है एक बार में एक ही बच्चा हो, जिससे कि न्यूट्रिशन प्रॉपर उसको मिल पाए। कई कई तो तीन तीन चार चार बच्चे सुने होंगे आपने। यस, सुने हैं ना? हाँ, उसमें कोई एक डोमिनेंट होगा, बाद बाकी ये वीक हो जाते हैं या सारे वीक हो जाते हैं। वही यूट्रस तो उतना ही है ना, ठीक है, तो केस होते हैं ऐसे। पर वो आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल तो एक ही याद होते हैं, ट्विंस होते हैं, पर उनको आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बोलते, डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। एक से ज्यादा ओवा निकल पड़े, स्पर्म तो मिलियंस है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ट्विंस ऐसे भी होते हैं, दो ट्विंस हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, ऐसे तो ट्विंस होते हैं। हाँ, यस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस एकदम आइडेंटिकल होते हैं, बस न्यूट्रिशन की वजह से थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस में अंतर आ जाता है, पेरेंट्स को दिखता है, बाहर वाले भी जो रोज देखते हैं पहचान लेते हैं, पर अचानक से इंसान जो अनजान होता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ठीक है, पर लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। मोनोजाइगोटिक का मतलब 100% आइडेंटिकल।
तो भाई सिस्ट बाहर आ गया, जोना पेलोसोडा जा चुका है। तुम बस बायोटेक खत्म कर लो जल्दी से, फिर डट के रिवीजन करो बैठ के। पेपर भी मैं ही दे के आऊंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? कूल रहो भाई, बिंदास। रिवीजन भी मैं ही, प्रैक्टिस भी मैं ही, एनसीईआरटी भी मैं ही, तो एग्जाम भी हम दे आएंगे। समझ में आया? नहीं फिर कोई नहीं, फिर तुम लड़ना उनसे, भाई एग्जाम हमारे बदले दे के आए थे, सिलेक्शन हमारा चाहिए, तुम लड़ना फिर एनटीए वालों से। अभी पक्का नहीं है बेटा ऑनलाइन होगा, ये कौन कह रहा है ऑनलाइन ही होगा? भाई अभी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया, और ऑनलाइन कराना बहुत टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है मेडिकल में ऑनलाइन। ठीक है, अभी तो आत्मीय चिंतन चल रहा है। आधों को तो लैपटॉप भी नहीं पता होगा कैसा क्या होता है, ऐसे ही होता है। अब तू एडवांस है, थोड़ा सारे सारे लोग एडवांस होंगे। इसका क्या होगा? इम्प्लांटेशन। बीच में क्या है? ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट में अंतर क्या होता है, समझ में आया? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है। एक स्टेम सेल मोनोजाइगोटिक भाई, अगर सेम स्टेम सेल से कोई चीज बन रही है मोनोजाइगोटिक, अगर दो अलग अलग एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो डाइजाइगोटिक। समझ रहे हो? ये कल क्वेश्चन था, इसके दो आंसर नजर आ रहे थे मुझे। 182 है ना? 182 का दो कौन कौन से होंगे? बी एन सी दोनों करवाता हूं मैं इसको। बी एन बी एन डी, हाँ दो हैं बी एन डी। अभी नहीं किए ना? अच्छा, कर दें इम्प्लांटेशन? ये बना रहे थे क्या? अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? एचसीटी जानते हो? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। कहते ना कि खुशखबरी आ गई। कैसे आती है खुशखबरी? स्टिप के
कलर के चेंज होने से आती है। कौन सी स्टेप? प्रेगा न्यूज, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन टेस्ट, ग्रेविडा टेस्ट बोलते हैं इसको, ग्रेविडा टेस्ट। समझ में आया? जैसे ही ये भाई ट्रोफोब्लास्ट क्या निकाल रहा है? एससीजी निकाल रहा है। अभी तो बाहर निकल रहा है, अभी ब्लड में नहीं जाएगा। जैसे इसका इंप्लांटेशन होगा तो ये एससीजी कहां जाएगा? ब्लड में निकलना चालू हो जाएगा। अगर ब्लड में एससीजी जा रहा है तो यूरिन से भी निकलेगा। हमने एससीजी का एक एंजाइम बनाया, उस छोटी सी स्टेप पर कोड कर दिया उसको, ठीक है। अगर हम यूरिन का एक ड्रॉप डालते हैं और यूरिन में एससीजी है तो उस एंजाइम से इंटरेक्ट करके क्या करेगा? सबस्ट्रेट बनाएगा, कलर चेंज हो जाएगा कलर बेस पर। तो अगर यूरिन में एससीजी है तो इंडिकेटर किसका है? कि भाई इंप्लांटेशन हो चुका है। एससीजी यूरिन में मिल रहा है तो क्या बता रहा है? कि इंप्लांटेशन हो चुका है, मतलब एम्ब्रियो यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। समझ रहे हो? उस स्टिप की कीमत शायद 1 रुपए भी नहीं है। हाँ, 40 का मिलता है। कोई नहीं, कोई नहीं। देखो, हंसने की बात नहीं है, इन सबको भी पता होगा। टीवी में ऐड सब देखते हैं, टीवी में ऐड में दिखाते भी हैं, ठीक है, पर अनअवेयर हैं ये। अपने को दिखाते कैसे हैं कि हम जानते ही नहीं है। समझ रहे हो? 40, 50, 100 रुपए तक का बिकता है, 1 रुपए कीमत है। बीच में क्या आ गई? टेक्नोलॉजी। मैं ये तो कहता हूं, डॉक्टर बन गए तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी तो लेकर के आओ। नहीं आया क्या? जब मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, तब नाइपर में मेरी स्कूलिंग हुई थी। स्कूलिंग का मतलब तुम्हारी स्कूलिंग नहीं है, वहां हम लोग साइंटिस्ट सारे इकट्ठे होते हैं। तो मैं एक एक बंदे से मिला था जो कार्बन नैनो ट्यूब पर काम कर रहा था। जब उसने मुझे चीजें बताई तो मैं शॉक्ड था। 50 रुपए किलो का कार्बन आता है। कार्बन तो जानते हो ना, कार्बन काला हाथ हो जाते हैं। 50 रुपए किलो। अब तो महंगा हो गया होगा, 100 होगा जो ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा हम 50 रुपए किलो के कार्बन को कई लाख रुपए किलो के हम मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने कैसे? मैंने बस उसको नैनो, उस कार्बन को हमने नैनो में कन्वर्ट कर दिया, नैनो कार्बन नैनो ट्यूब बना दिया हमने। कैसे बना था? टेक्नोलॉजी से। उससे इंस्पायर होकर के मैं अपनी लैब में गया तो मैंने सिल्वर नैनो पार्टिकल बनाए थे। सिल्वर नैनो पार्टिकल, सिल्वर जैसे आती है ना, ठीक है, और गोल्ड नैनो पार्टिकल। तो हम सिल्वर और गोल्ड को नैनो में कन्वर्ट कर देते हैं, और नैनो में कन्वर्ट करते ही इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। वो गोल्ड गोल्ड नहीं रहता, वो सिल्वर सिल्वर नहीं रहता। तो आज की डेट में जितने भी बर्निंग केस में लोगों की डेथ होती है तो उसमें सिल्वर नैनो पार्टिकल लगा जाते हैं। ठीक है, बहुत महंगा सॉल्यूशन आता है, 5,000 रुपए की शीशी आती है जरा सी नैनो सॉल्यूशन की। तब मैंने कहा तेरी 5,000 की आती है, हम 5 रुपए भी ना लगाएं इसके अंदर। नहीं समझ में आया? हम जरा सा ठीक कुछ मिलीग्राम AgNO3 लेते हैं, उसके अंदर मैं तो हर्बल बेस्ड यूकेलिप्टस का प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला मैंने, ठीक है, उठा के 2 ड्रॉप डाले मैंने। 2 ड्रॉप डालती कलर चेंज, एकदम व्हाइट से वो ब्राउन हो जाता है, और तुरंत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लगा करके एकदम पार्टिकल साइज तक एनालिसिस कर लिया, नैनो के अंदर पार्टिकल साइज आ गया। अब करो भाई, 5,000 10,000 में बेचो उसको। सारा खेल किसका? टेक्नोलॉजी के तो है। तभी तो कहते हैं कि चीजें बुरी कुछ भी नहीं है। बन गए डॉक्टर तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बने तो अपनी बुद्धि को बहुत सारी जगह लगा सकते हो। समझ में आई? मैं ये नहीं कहा छोड़ दें, जिसको आदत पड़ गई छोड़ने की तो वो सब जगह छोड़ेगा ही। समझ में आ गया? जिसको पकड़ने की आदत है तो सब जगह पकड़ लेगा वो, चाहे कुछ भी हो जाए। किस्मत कभी छोड़ती है, पर आपकी पकड़ने की आदत है। किस्मत छोड़ रही है, पकड़ने की आदत है, तो आप बेटा कहीं ना कहीं तो सुपर लेवल पर जाओगे, ये पक्की बात है। ठीक है, यहां तक बताओ, कोई डाउट? 3 लड़के थे जो तुम्हारी तरह तैयारी कर रहे थे, नहीं कर पाए। तीनों दोस्त मुझे मिले थे, बाद में उन्होंने वो गेट की तैयारी की, तब भी मुझसे पढ़ने आए थे सर, उससे पढ़ा रहा था मैं। गेट निकाल करके इन तीनों लड़कों ने मिलकर के बायो फर्टिलाइजर की एक फैक्ट्री खोली। मतलब छोटी सी पे काम किया पहले, छोटा सा एक प्लांट डाला, डाल करके आज बहुत अच्छा, मतलब बड़ा बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं बड़ा अच्छा सा, मतलब तीनों मिलकर के। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। तो कोई चीज बेकार नहीं जाती, चीजें बहुत सारी हैं, पर आप में पागलपन हो। उस समय उनको शायद 5-6 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती थी, उन्होंने काम चालू किया, सीखा, मतलब खोल लिया। और अब धीरे धीरे देखो देखो लोग भाग रहे हैं बायोटेक उसकी तरफ, बायो फर्टिलाइजर की तरफ। देखा ना, पहले चीजें नहीं थी, अब हम चाहते हैं कि हमें सब चीजें कैसी मिले? ऑर्गेनिक मिले। हम नहीं चाहते कि ये चीजें ऐसी केमिकल वाली खाएं। तो नो डाउट ट्रेंड आएगा, उनका भी जमाना, उनका भी समय आएगा। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन। कुछ भी नहीं है इम्प्लांटेशन, जरा सा है। इम्प्लांटेशन कहां होता है भाई? है?
ये मान लो मायोमेट्रियम है, कौन है? मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम के ऊपर क्या होगी? पेरीमेट्रियम। तुम यार बहुत रिलैक्स, ज्यादा रिलैक्स हो रहे हो। थोड़ा बहुत रिलैक्स तो मैं कराता रहता हूं, लेकिन ज्यादा रिलैक्स मत हो, फिर नहीं अच्छा लगता मुझे। कहां गए ये दोनों? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा। ये कौन है? ये वाली लेयर, ये बहुत थिक लेयर है। ये कौन सी लेयर नजर आ रही है? एंडोमेट्रियम। बहुत थिक होती है एंडोमेट्रियम, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एंडोमेट्रियम बहुत थिक होती है। और ये भाई कौन है? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कौन होगा? इनर सेल मास। और इस स्टेज को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ये वो स्टेज है जिसका इम्प्लांटेशन होगा। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट नहीं आएगा, कोई नहीं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे से यहां आएगा, इन टिश्यू को डाइजेस्ट करेगा धीरे धीरे। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगी? टिश्यू को डाइजेस्ट करेगी, लिटिक एंजाइम रिलीज करके टिश्यू को डाइजेस्ट करना चालू करेगी। किसके टिश्यू को डाइजेस्ट करेगी? एंडोमेट्रियम के टिश्यू को। अरे भाई, एंडोमेट्रियम के टिश्यू। एंडोमेट्रियम के टिश्यू को डाइजेस्ट करेगी, और एंडोमेट्रियम के टिश्यू को डाइजेस्ट करके ये अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तुम्हारा वो एक पीरियड वाला टाइम हो जाए तो बता देना, मैं 10 मिनट के लिए छुट्टी दे दूंगा। कितने बजे होता है? इम्प्लांटेशन के बाद 10 मिनट छोड़ूंगा, ओनली 10 मिनट। नहीं दूं तो रिलैक्स रहो। हाँ ठीक है, वैसे ब्रेक ही है, तुम कुछ पानी नहीं पीने जाना जा सकते हो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रिलैक्स में पढ़ा रहा हूँ एकदम। ये क्या हुआ? धीरे लेटिक एंजाइम रिलीज किए, बस 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 बस। बिल्कुल अंदर पहुंचा ही देते हैं इसको। देखो ये कौन है? ब्लास्टो। ये हो क्या रहा है? फर्टिलाइजेशन के 7 से 10 के दिन के बीच में होता है।
ठीक है, ये अंदर पेनिट्रेट किया, ट्रोफोब्लास्ट सेल ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए, और ये यूट्राइन, ये क्या है, एंडोमेट्रियम कैसी होती है, हाईली वैस्कुलर। ये कौन सी लेयर नजर आ रही है, मायो, ये कौन सी है, पेरी। तो इम्प्लांटेशन कहां होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, ब्लास्टोसिस्ट का होता है। ठीक है, लिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं और ये कोरियोनिक विलाई बनने चालू हो गई, कोरियोन बननी चालू हो गई, कोरियोनिक विलाई। और यही कोरियोनिक विलाई आगे जाके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बनाने में एंडोमेट्रियम भी पार्टिसिपेट करेगी और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे। कोई डाउट, कोरियन। ठीक है, यानी ट्रोफोब्लास्ट से बनने वाली एक लेयर कोरियन। हाँ, इसको ट्रोफोब्लास्ट की ही मॉडिफिकेशन मैं दिखाऊंगा, बनाने वाला हूं उसको भी, एक मिनट चलो, दिखाता ही हूं उसको अभी। अच्छा, आगे आएगी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। अभी तो सिर्फ दो तीन लाइन देख लो भाई। किस दिन इम्प्लांटेशन होता है, 7 से 9 दिन के बीच में, लगभग 7 से 9 दिन लिख दिया है मैंने, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कहां होता है, एंडोमेट्रियम में होता है। किसकी हेल्प से हो रहा है, लाइटिक एंजाइम की हेल्प से हो रहा है। कौन रिलीज कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट रिलीज कर रही है। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस कंप्लीटली सिंक इन द वॉल ऑफ द यूट्रस और एंडोमेट्रियम बिकम मोर वैस्कुलराइज्ड। आफ्टर इम्प्लांटेशन, एनसीईआरटी की लाइन है, जो एंडोमेट्रियम को हम एक नाम से जानते हैं, डेसिडुआ। एनसीईआरटी लिखती है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम पूरे के पूरे उसको एम्ब्रियो को कवर कर रही है, ढक रही है, उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। तो डेसिडुआ 3 टाइप का हो सकता है, थोड़ा सा मैंने इसको डायग्राम में यहां लिखा देता हूं। डेसिडुआ 3 टाइप का हो सकता है। डेसिडुआ का मतलब है वाली एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम जो कोरियन की साथ मिलकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, क्या बोलेंगे इसको, डेसिडुआ बेसिलिस। और डेसिडुआ बेसिलिस क्या बनाती है, प्लेसेंटा कन्वर्ट इनटू प्लेसेंटा। अच्छा, वो एंडोमेट्रियम जो पूरे के पूरे एम्ब्रियो को कवर कर रही है, ढक रही है। डेसिडुआ एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट नहीं होता, एंडोमेट्रियम। डेसिडुआ क्या है, एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम पूरे जो एम्ब्रियो को ढक रही है। डेसिडुआ कैप्सुलरिस, क्योंकि कैप्सूल बना रही है, दे रखा है यहां पर, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, और वो एंडोमेट्रियम जो एम्ब्रियो से कोई संबंध नहीं रख रही, पराइटल साइड पर रह गई, नहीं आया क्या, पराइटल साइड पर रह गई, इसके टच में नहीं है, डेसिडुआ पराइटलिस। कोई नहीं, बस पार्ट है जो एम्ब्रियो को टच में नहीं है। एम्ब्रियो हो सकता है यहां पे इम्प्लांट कर जाए, फंडस वाले पार्ट में, बॉडी में कर जाए तो ये वाली रह जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो डेसिडुआ पराइटलिस। डेसिडुआ पराइटलिस। 3 लेयर होते हैं, बस एक मैंने डायग्राम में दिखा दिया तो थोड़ा याद रहता है बच्चे को, नहीं तो एक लाइन में लिखा के खत्म भी कर सकते थे। ठीक है भाई, डेसिडुआ बेसिलिस प्लेसेंटा बनाती है, बस ये पूछेगा तो यही पूछेगा। कैप्सुलर एम्ब्रियो को कवर कर लेती है। डेसिडुआ क्या है, इट इज एंडोमेट्रियम। डेसिडुआ क्या है, एंडोमेट्रियम जो, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम मॉडिफाइड होती है, उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। पैराइटलिस, कैप्सुलरिस और बेसिलिस। बेसिलिस प्लेसेंटा बनाएगी, पैराइटलिस पैराइटल साइड में, कैप्सुलरिस कैप्सूल की फॉर्म में उसको कवर कर रही है पूरा का पूरा। कोई डाउट तो बताओ। ये हमारा एक पीरियड खत्म, बहुत रिलैक्स मूड में, छुट्टी नहीं है, अब दूसरा चालू करेंगे। नहीं, ब्रेक ही है, मैं ब्रेक दे देकर तो पढ़ा रहा हूं मैं। वॉशरूम तो वैसे भी जा सकते हो बीच में भी।
पीछे पड़ जाते हैं। एडाई लेनी है तो ले लो एडाई, कुछ खाना है तो खा लो। आने तो दो, जन्म तो होने दो भाई, तो पहले मिठाई खाओगे? यार हद कर दी यार। आज होगा, आज ही होगा। आधा चैप्टर तो हो गया, तुम अब आ रहे हो, लेट आ रहे हो बेटा, आधा हो चुका। अब तो खुशखबरी मिलने वाली है, समझ रहे हो? अभी तो प्रेगा न्यूज टेस्ट किया है आपने, ग्रेविडा टेस्ट, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, अभी 9 मंथ का हम टाइम भी गुजारेंगे। यस, 3 ट्राइमेस्टर, फिर प्रॉपर बच्चे को मेच्योर करेंगे, फिर बर्थ कराएंगे, पार्चुरेशन, फिर प्यारा नसा नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा। हाँ, नाम भी रख लेंगे, सेंटा। अरे यार, मैं आज लाल टी शर्ट पहन के आने वाला था, भूल गया, मैं निकाल के रखी थी, मैं जल्दी में भूल गया। मैंने क्रिसमस वाले दिन पहनता हूँ उसको, रेड है और ब्लू है, टोपी की जरूरत नहीं है। ये तो वास्तव में रिलैक्स मोड में आ गए। जल्दी जल्दी हो गया, जो जिसको जहाँ जाना है, 2 मिनट बस। भाई मैं स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे तुम रिलैक्स होंगे जान जो। हाँ बस यही है। और जो बाहर जा रहा है, कहते हैं गर्म पानी का गिलास दे जाओ, पीने का गर्म पानी गिलास बोल देना बाहर। क्या? बताऊंगा मैं जस्ट। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा ऐसा लगेगा कि पहले एक्टो बन रही है, पर पहले हमेशा एंडो बनती है, फिर मीजो बनती है, लास्ट में एक्टो बनती है। सारी स्टेज यूट्रस के यूट्राइन मिल्क में होती हैं, दोनों स्टेज। क्यों होगा भाई? फैलोपेन ट्यूब में ओनली मोरुला होता है। एनसीईआरटी खोलो। यस, जैसे ही मोरुला कूदता है किसके अंदर? यूट्राइन मिल्क के अंदर, तब बनता है ब्लास्टूला। यूट्रस के अंदर भरा हुआ है, यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस है, इसके अंदर भरा हुआ है बीच में, इसमें कूदेगा ये। उसके बाद वो एंडोमेट्रियम में जाएगा, जब ब्लास्टस बन जाएगा उसके बाद वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जाकर पेनिट्रेट करेगा। यस, उसके बाद वो एंड्रो आएगा पूरा प्रोसेस। अब आगे मैं करा रहा हूँ वही प्रोसेस। सर आपने कि जोना पेलोसेटा जो टूटेगा तो वो मतलब एंजाइम होगा जो इसको भी करेगा कि लाइटिक एंजाइम भाई, लाइटिक एंजाइम टिश्यू को ब्रेक करने का काम करता है, टिश्यू लाइटिक एंजाइम बोलते हैं उसको। कौन सा एसिडिक मीडियम? फैलोपियन ट्यूब में एसिडिक मीडियम कहां से आया? वजाना में थोड़ी ना टूटता है, फैलोपियन ट्यूब में टूटता है तो, एम्पुला के अंदर। कहां पर? वो तो वजाइना में है ना एसिडिक मीडियम तो। यहाँ तो फ्लूइड बन गया ना, सारा फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ तो, ये बंद हो गया, ये तो सर्विक्स बंद हो गई, अब फ्लूइड भर गया इसके अंदर, अब इम्प्लांटेशन यहाँ होगा। वो कहानी खत्म, एसिडिक वाली गेट बंद हो चुका है तब तक तो नीचे। यस, प्लेसेंटल विलाई यही तो है, डेसिडुआ बैसिलिस। यस, एक ही चीज है, यही प्लेसेंटा बनाता है। यस, पैराइटेलिस ये कुछ नहीं कर रहा, पैराइटेलिस का मतलब साइड में जो रह गई एंडोमेट्रियम, जो यू इसके कांटेक्ट में नहीं है, वो पैराइटेलिस है ना। ओ यस,
एंडोमेट्रियम, सारा डेसिडुआ एंडोमेट्रियम है। कहाँ बताया था, एनसीईआरटी की लाइन ही है, डेसिडुआ इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम। अगर निकल गई, अगर, क्यों नहीं है, वो तो स्टेम सेल है, सब कुछ है, पूरी मेच्योर सेल है वो तो ना। फिर डिवाइड करके बना लेगा, जैसे नॉर्मल सेल डिवाइड कर रही थी वैसे डिवाइड करेगी। वो पोलर बॉडी थोड़ी ना है, पोलर बॉडी के पास कम होता है, पोलर बॉडी के पास साइटोप्लाज्म कम होता है, ये तो डिवाइडिंग सेल है, तेजी से डिवाइड करने वाली सेल है स्टेम सेल तो। नहीं, अर्ली यूटर अल्ट्रासाउंड होता है भाई, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव होती है, सिंपल, आज की डेट में तो आप भाई मदर कंसीव होती है तुरंत पहले अल्ट्रासाउंड कराती है, तो तभी वहां 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 केस बिगड़ जाते हैं, वहां थोड़े से वहां केस बिगड़ते हैं, जहां अवेयरनेस नहीं है तो वहां एबॉर्शन होगा। हाँ, नहीं इससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो ही नहीं पाएगा, फेलोपिंडी भी फट जाएगी, समझ रहे हो ना, उतना है, थोड़ी 84 ट्यूब होती है। वैसे तो आज के ग्रामीण क्षेत्र में भी अल्ट्रासाउंड हो गए हैं, सब जगह हो गए हैं, अब वो जमाने थे पहले होते थे केस, अब नहीं होते। ये एम्ब्रियो बनवाया था, अब नहीं बनवाऊंगा एम्ब्रियो, ये पहले एम्ब्रियो बनवाया था पूरा, अब नहीं बनवाऊंगा मैं, पहले तो बहुत कराता था मैं। क्या, इस साल हटा दिया, कचरा बहुत सारा निकाल दिया है, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया है, जो नीट में आना है बस, ज्ञान सिलेक्शन के बाद। काम तो अभी आएगा, एमबीबीएस में आएगा, अभी देखना। यही तो एक नोट्स है, तुम्हारे काम रहेंगे, आगे भी काम आएंगे। बस एम्ब्रियो बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं, जेस्टेशन और पार्चुरेशन, आज खत्म कर दूंगा। मेरे ये लोग लाके देंगे, अभी तुम अपना क्यों दे रहे हो, कुछ भी ऐसे क्यों खोल रहे हो। कैपेसिटेशन का मतलब क्या है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एक्टिवेशन में दो तीन चीजें रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तो एक्रोसोम इस लायक हो जाए कि फट जाए वहां पर जाकर के, तो उसके ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेबल ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको स्टेबल बनाते हैं, उनका रीअरेंजमेंट जरूरी है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन जो मेम्ब्रेन पर लगे हैं, जैसे एचआईवी वायरस में स्पाइक्स लगे होते हैं, ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनका रीअरेंजमेंट ऐसा हो जाए कि वो फट जाए, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, कैपेसिटेशन का मतलब है कि जब स्पर्म निकलेगा उस ट्रैक से, तो वहां डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए। कैपेसिटेशन एक एक कॉमन टर्म है, स्पर्म का ओवा तक पहुंचना और फर्टिलाइज करना एक टर्म है, उसमें कई चीजें हैं वहां तक पहुंचने के लिए। पहला, स्पर्म के मेम्ब्रेन के प्रोटीन का रीअरेंजमेंट, दूसरा उस ट्रैक का डाइल्यूट होना, ठीक है, तीसरा कैल्शियम का ज्यादा मात्रा में मिलना जिससे स्पर्म की मोटिलिटी फास्ट हो पाए। डी कैपेसिटेशन फैक्टर, जो कैपेसिटेशन को रोकते हैं उनका डाइल्यूट होना। अब रोकता कौन है, दो चीजें रोकती हैं, एसिड रोकता है और मैक्रोफेज, इनको डाइल्यूट कर दो वो आगे निकल जाएगा। नहीं, इनसे कहो ये बना के वो गर्म करके खुला के देंगे ना गिलास। हाँ बोल दो बस तुम। करें स्टार्ट, चलो। हाँ मैम, क्या चाहिए।
तो आप करोगे तब होगा कि क्या ऐसे हो जाएगा? तो आप कर दो फिर, सही है, ठीक है, मैं स्टार्ट ही कर रहा था, मैं तो कर दो आप। जहां लगा ऐसे ही रखना है उसको, इतना ही, यहीं से स्टार्ट करेंगे।